वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। देखिए, जिस तरीके से हम पॉलिटिकल क्रम बढ़ा रहे हैं, तो संसद के एंड होने के बाद में जो अगला टॉपिक है आपका वो होगा राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति जो कि हमारे संविधान के भाग 5 का ही एक हिस्सा है। भाग 5 यानी भाग 5 के अंदर बताया गया है संघ सरकार के बारे में। और संघ सरकार में ही जो एक हिस्सा आता है वो आता है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका में संघ सरकार के अंदर जो हिस्सा आता है वो कौन सा आता है आपका? कार्यपालिका का। कार्यपालिका कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका के अंदर कुछ हिस्सों को अपना अपना स्थान दिया गया है। तो कार्यपालिका का जो अंग है, इन्हीं अंग में एक नाम आता है आपका राष्ट्रपति का। क्या नाम आता है बच्चों? राष्ट्रपति का। कार्यपालिका में जो सबसे पहले नाम आपको सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा वो नाम होगा राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका के एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि संविधान के भाग 5 में इनके बारे में चर्चा की गई है। और अगर राष्ट्रपति के बारे में अगर हम आर्टिकल की बात करें कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, तो अनुच्छेद जो है हमारे राष्ट्रपति से संबंधित वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति से संबंधित चर्चाएं की गई है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा या भारत का राष्ट्रपति किस तरीके से चुना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ रहा है तो उसकी अर्हताएं, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, या किसी भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पे चुने जाने के लिए उसको किस तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता है, तो क्या प्रोसीजर होगा, या राष्ट्रपति जो अपने पद पर है उसकी शक्तियां क्या होंगी, या राष्ट्रपति की योग्यताएं किस तरीके से निर्धारित करी जा सकती हैं, या योग्यताएं निर्धारित करता कौन है, या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये सारी जो बातें होंगी हम अपनी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो संविधान के भाग 5 यानी कार्यपालिका के हिस्से हैं। संघ सरकार के अंडर में कार्यपालिका आता है और कार्यपालिका का हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति से संबंधित बातें बताई गई हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो राष्ट्रपति है, सबसे पहले क्या आप बोलेंगे आप? राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का अंग है। राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का अंग है। इसके बाद राष्ट्रपति में कार्यपालिका के अंगों की अगर हम बात करें, इसके बाद राष्ट्रपति के जो क्रम है, क्रम को निभाते हुए, तो राष्ट्रपति के बाद में आते हैं आपके, राष्ट्रपति के बाद में आएंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में आते हैं आपका मंत्रिमंडल। क्या आता है आपका? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के बाद में आपका आता है पीएम। पीएम के बाद में आता है आपका सीएजी। सीएजी के बाद में आता है आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है। के कार्यपालिका के अंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, सीएजी और महान्यायवादी। तो अब हम एक एक जो अंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अंग आपका आप देख रहे हैं वो है हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं कार्यपालिका के अंदर क्या क्या बताई गई हैं। आइए अब देखते हैं राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य है उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद में किसी व्यक्ति का जो चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के पद के लिए, तो उसका चुनाव किस तरीके से करा सकते हैं, उसका चुनाव कौन कंडक्ट कराता है और चुनाव में किस प्रकार के सदस्य हिस्सा लेते हैं, अब हम वो जानेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति क्या है? हमारे देश के पहले नागरिक यानी फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे चुना जाना है तो उसकी योग्यता क्या क्या हो सकती है आपके हिसाब से? तो पहली योग्यता तो यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता की बात करूं तो वह 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। इसके बाद राष्ट्रपति, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना है वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुना जाना है वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। इसके बाद अगली योग्यता की अगर मैं बात करूं तो कोई भी राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, तो वह भारत का नागरिक
हो भी सकता है। और भारत का तो मेरी नागरिकता दो तरीके से ली जाती है, एक तो जन्म से, एक पंजीकरण के आधार पर। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, जो उसके तो किस प्रकार का नागरिक भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो जो व्यक्ति जन्म से या पंजीकरण के द्वारा, जो व्यक्ति जन्म से या पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन चुका है, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यानी इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ जो व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। जो व्यक्ति भारत में पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ले लेता है, भारतीय नागरिक बन जाता है, वह व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बने या चुने जाने के लिए योग्य हो सकता है। इसके बाद लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो, यानी कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने योग्य है या वो राष्ट्रपति का नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है, तो उस समय तक वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वह किसी लाभ के पद पर है तो उसे अपना वह लाभ का पद छोड़ना होगा। अगर वह व्यक्ति लाभ का पद नहीं छोड़ता है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के योग्य नहीं होगा। तो ये तो थी किसी भी व्यक्ति के लिए जो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यताएं, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 साल से ऊपर का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, जन्म से पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये तो थी योग्यताएं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से योग्य होता है, परंतु बात करें चुनाव की, और चुनाव से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए पहले होता है दाखिल, जिसको पंजीकरण बोलते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो पंजीकरण कराना है, क्या कराना है? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए जब अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो ऐसे ही नहीं, कोई भी रैंडमली इंसान, भारतीय कोई भी आम नागरिक उठकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जा सकता है। तो अगर उसको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जाना है तो उस व्यक्ति को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये की राशि, और 15,000 की राशि आरबीआई में क्या करानी पड़ेगी बच्चों? डिपॉजिट करानी पड़ेगी। आरबीआई में क्या करानी पड़ेगी? डिपॉजिट। यानी कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 50 प्राइमरी और 50 सेकेंडरी मेंबरों की जरूरत होती है, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर। यानी ये दो जो 100 लोग होंगे, यही 100 लोग राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसको सपोर्ट करेंगे। और ये दोनों के दोनों जो 50 मेंबर हैं, ये दोनों अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि जो 50 मेंबर जो प्रस्तावक हैं वही अनुमोदक बन जाए। प्रस्तावक 50 अलग होंगे और 50 जो अनुमोदक हैं वो अलग होंगे। दोनों मिलाकर 100 की संख्या बनती है। और दोनों जब 100 की संख्या बन जाती है और किसी भी व्यक्ति को 100 लोग सपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ने के लिए, तो वह व्यक्ति अपना पंजीकरण दाखिल करा सकता है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को 15,000 रुपये की राशि आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करानी होती है, जिससे अगर वह व्यक्ति निर्धारित जो वोट है उससे भी कम वोट लेके आता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए, पंजीकरण आपने देख लिया, अब देखते हैं चुनाव। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए अगर किस व्यक्तियों का चुनाव करा जा रहा है तो सबसे पहले जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, चुनाव की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाती है। 4 चरणों में पूरी। राष्ट्रपति पद के लिए अगर जब चुनाव होता है तो चुनाव की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव कराया जाता है तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति के चुनाव को कराने की। तो राष्ट्रपति के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें अगली कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार के सदस्य हिस्सा लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य हिस्सा ले रहे हैं वह संसद
के निर्वाचित व राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली एंड पुदुचेरी। दिल्ली एंड पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे राज्यों के विधानसभाओं में या फिर हमारी संसद के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, और 2 एंग्लो इंडियंस को जो कि 2020 से पहले तक नॉमिनेट किया जा रहा था, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का उन लोगों को अधिकार नहीं है। तो कौन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं? कौन ले पाएंगे? निर्वाचित, जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने वालों की संख्या इस तरीके से है। अब बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोट डाली जाती है, ये तो चुनाव हो गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोट डाली जाती है तो वोट का जो परसेंटेज होता है वो एक अलग तरीके से निर्धारित किया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल हस्तांतरणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल हस्तांतरणीय पद्धति। तो अब हम जानेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव होने से पहले एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। निर्वाचक मंडल का जो गठन होता है और जो निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि संसद के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर और राज्यों की विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं वहां से निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में बुलाया जाता है और निर्वाचक मंडल तैयार करा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो डायरेक्ट इलेक्शन की नहीं है। राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है, अगर मैं आपसे कहूं तो वो डायरेक्ट इलेक्शन की नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की नहीं है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से। किस तरीके से होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो हमारे लोकसभा व राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए किया जाता है। इसमें जनता सामूहिक रूप से भाग लेती है और अपने उत्तरदायित्व यानी वोटिंग राइट्स का प्रयोग करती है। परंतु बात करें अगर हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है राष्ट्रपति, इनको चुनने के लिए जनता सीधे सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो जनता के चुने गए प्रतिनिधि, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में कार्य करती है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो एक अनुपात या रेशियो में बटा होगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति को चुनाव किया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जब भी अपना वोट डालेगा तो किसी राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जब वोट देता है तो सिंगल एक व्यक्ति का वोट एक काउंट कभी नहीं होता है। एक व्यक्ति का एक यानी एक संसद सदस्य अगर वोट दे रहा है तो उसका एक वोट कभी भी एक काउंट नहीं होगा। यानी एक संसद सदस्य का जो वोट काउंट होता है इसका प्रोसीजर अलग है। अब इसका प्रोसीजर अगर हम बात करें प्रोसीजर किस तरीके से होता है तो आइए देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसका। देखिए अगर संसद सदस्य के अगर एक संसद सदस्य का जो वोट होगा वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, यानी सभी राज्य जो भारत के अंदर 28 राज्य है तो इनके विधायकों का मतों का कुल मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य से डिवाइड कर दिया जाता है।
तो जो भी वोट का परसेंटेज निकलेगा, जो भी वोट की संख्या निकलेगी, वही एक संसद सदस्य के वोट के बराबर होगी। तो मानते हैं अगर एक वोट का परसेंटेज कितना निकला है आपका, 400 निकला है, एक वोट का परसेंटेज कितना निकला है, 400, यानी एक संसद सदस्य जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा तो उसका वोट एक काउंट ना होकर क्या काउंट होगा, 400 के बराबर काउंट होगा। इसके बाद में जो प्रक्रिया है ये तो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एक है आपका एकल संक्रमणीय पद्धति। क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, किस तरीके से कार्य करता है। उससे पहले हम जानेंगे कि एक विधायक यानी एक राज्य का जो एमएलए होता है उसके मत का मूल्य यानी वोटिंग का जो राइट होता है उसका जो मत का मूल्य होता है वो क्या होता है कि जिस तरीके से एक संसद के मत का मूल्य हम निकाल पाए थे लगभग 400 के आसपास, तो उसी तरीके से एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, विधायक के मत का मूल्य होगा आपके राज्य की कुल जनसंख्या, किसी भी राज्य जिस राज्य में विधानसभा है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और मल्टीप्लाई 1/1000, मल्टीप्लाई 1/1000। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे एक विधायक का मत का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो हर राज्य में हर राज्य के विधायक का मत का मूल्य अलग होता है और सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य मिलाकर संसद के कुल सदस्यों से भाग दे दिया जाता है, और जो भी संख्या निकल कर आती है वो एक संसद के सदस्य का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक वोटिंग प्राइस होता है, एक जो मत का मूल्य होता है। तो ये था आपके एक विधायक का मत का मूल्य। परंतु हम जानेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो कार्य करता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसकी जो प्रक्रिया होती है वो 4 चरणों में पूरी की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाती है। तो हम 4 चरण के हिसाब से रख लेते हैं ABCD। तो हमने ABCD मान लिया, यानी 4 व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में कितने भी, पहले बात तो क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, तो आंसर ये है राष्ट्रपति के चुनाव में कितने भी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में मिनिमम कितने व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मिनिमम कितने भी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और मैक्सिमम कितने भी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पूरी की जाती है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं और जो निर्वाचक मंडल रेडी किया गया है, तैयार किया गया है, उसके सदस्य जब भी अपना वोट डालेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, तो उनका जो वोट होगा वो ऐसा नहीं कि वो आए और उन्होंने सिर्फ एक को वोट डाला और उसके बाद में उनका वोट नहीं होगा। तो जब भी वोट डाला जाता है तो प्रेफरेंस के हिसाब से डाला जाता है, यानी आप पहले प्रेफरेंस पे किसको रखना चाहते हैं। तो अगर कोई बोले कि मैं पहले नंबर पर A को रखना चाहता हूं, दूसरे नंबर पर C को रखना चाहता हूं, तीसरे पर A को और चौथे पर D को, तो ये होती है प्रेफरेंस। तो इस तरीके से हर सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहा है वह अपने प्रेफरेंस के हिसाब से क्या करेगा, वोट डालेगा। अब जब पूरा वोटिंग सिस्टम पूरा हो जाएगा तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो क्या करेगा, वोटों की गिनती करेगा। गिनती करते समय अब सबसे पहले जो चुनाव आयोग होगा वो क्या देखेगा, चुनाव आयोग सबसे पहले देखेगा कि जो पहले नंबर पर किस व्यक्ति को वरीयता दी गई है, किस व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बने। तो अगर ये व्यक्ति अपने कुल मतों का 50%, राष्ट्रपति चुनाव में जो कुल मत होते हैं लगभग 10 लाख से और 10,29,000 के आसपास होते हैं, तो 10,29,000 के 50% यानी 5.5 लाख। अगर 5.5 लाख वोट अगर कोई भी व्यक्ति लेके आ जाता है, यानी 5 लाख मान के चलिए आप, 5 लाख अगर कोई व्यक्ति पहले ही चरण के चुनाव में जीत जाता है, 5 लाख वोट ले लेता है, तब क्या होगा, आगे के चरण पूरे नहीं किए जाएंगे, आगे के चरण पूरे नहीं किए जाएंगे और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। परंतु अगर किसी कारणवश यहाँ 5 लाख की संख्या पूरी नहीं हो पाती है, तब क्या करेगा चुनाव आयोग, ये प्रक्रिया यहाँ पर रद्द हो जाती है, ये प्रक्रिया यहाँ पर रद्द हो गई। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो वोटिंग का जो सिस्टम है, इसकी जो वोट है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसको कर दी जाएगी, अब देखें, अब आप सोचिए, अगर इसको मिले 4 लाख, इसको क्या मिले, इसको 4 लाख मिले, बाकी टोटल 10 लाख होते हैं, 10 लाख में से इसको 4 लाख मिले, इसको मान के चलिए 10,000 ही मिले डी को,
डी को क्या मिले 10,000 मिले, और सी को क्या मिले, सी को 3,50,000 मिल गए, 3,50,000 मिल गए। और बचा क्या आपका यहाँ पर 4 3 7 7.5, तो मान के चलिए 1.5 के आसपास इसको यहाँ मिल गए। तो अब सबसे कम किसको मिला हुआ है, सबसे कम मिला है इसको, डी को। तो जैसे ही ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता है, अब ये बात जाहिर है कि डी कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, डी की वोट पहले ही कैंसिल कर दी जाएगी और डी की वोट ट्रांसफर कर दी जाएगी जो दूसरे नंबर पर वरीयता जिसको हासिल है। और वरीयता दूसरे नंबर पर हासिल किसको है, दूसरे नंबर पर है सी को। तो सी के पास में आ जाएंगे, कौन से वोट आ जाएंगे, 3.5 लाख। अब इसके बाद में जब अब दूसरे चरण की जब आपको चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो अगर यहाँ व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, यहाँ व्यक्ति 5 लाख से ऊपर का स्कोर कर पाता है, 5 लाख से ऊपर की वोट उसके पास मिल जाती है, तो क्या होगा, वह व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा और राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और भारत का नवीनतम राष्ट्रपति बन जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनने जाने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का जो चुनाव है या कोई भी व्यक्ति जब अपना वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो सिंगल वोट सिंगल आदमी के लिए काउंट नहीं होता है, वह वोट क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। यानी किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के लिए एलिजिबल था, उसके लिए वोट डाला गया और किसी कारण से 50% वोट नहीं ले पाया, तो अब ये नहीं है कि जो वोट थे वो खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो वोट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, आगे के जो कैंडिडेट है उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव पूरा होने पर राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ का जो प्रोसीजर है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति जब पद पे चुन लिया जाता है तो उसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, उसके कार्य क्या हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां यानी पावर्स क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हम देखते हैं संविधान में, वह देखते हैं 7 तरीके की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। 7 शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति। सबसे पहली क्या शक्ति है, कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव पावर इसको बोलते हैं। यानी राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे या कार्य किस तरीके से पूरे किए जाते हैं, राष्ट्रपति का किसी भी संसद की कार्यवाही में क्या कार्यशैली होगी, वो सब आपकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है। इसके बाद आती है आपकी विधायी शक्ति, यानी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है। संसद के अंदर राष्ट्रपति की तो विधायी शक्ति है, विधायी शक्तियों में किस किस तरीके से राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके बाद आती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय यानी राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर में जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक को अपनी अनुमति देना, आकस्मिक निधि से जो सरकार है उसको धन है उसको प्रोवाइड कराना आकस्मिक निधि से। तो ये सारा क्या है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति यानी राष्ट्रपति की न्यायिक पावर क्या होगी, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर संवैधानिक मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। तो ये सारी क्या आती है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। इसके बाद राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर यानी भारत का अगर किसी अन्य देश के साथ में कोई भी व्यापार हो रहा है या कोई भी संधि की जा रही है तो वो कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। यानी भारत के साथ अगर किसी अन्य देश के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें जो राष्ट्रपति है हमारे, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। भारत के जो मुखिया है वो क्या है, राष्ट्रपति। तो भारत का कोई भी व्यापार या कोई भी एग्रीमेंट किसी अन्य देश के साथ किया जाता है तो किसके नाम से किया जाएगा, वह किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से। इसके बाद में सैन्य पावर। तो मिलिट्री पावर में अगर आप बात करें तो सैन्य पावर में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का यानी जल थल वायु, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसके बाद में बात करूं आपातकालीन शक्ति, तो आप राष्ट्रपति के पास में 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां होती है।
राष्ट्रपति के पास में 3 तरह की आपातकालीन शक्ति होती है, और तीनों आपातकालीन शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो पहली जो शक्ति है आपकी वह है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। दूसरा है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। और थर्ड है आपका वित्तीय आपातकाल। थर्ड क्या है? वित्तीय आपातकाल। यानी राष्ट्रपति 3 तरह से आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है, और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो तीनों आर्टिकल्स, तीनों अनुच्छेद जो है किस किस आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करते हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है। आप लोग इसको देख लीजिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति अपनी पावर्स का उपयोग करता है। तो ये थी राष्ट्रपति की पावर। अगर इसमें बात करूं, मैं आपसे यहाँ बात कर रहा था, तो न्यायिक पावर किस तरीके से है, तो राष्ट्रपति का एक आर्टिकल है आर्टिकल 143 यानी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे क्या कर सकता है, संवैधानिक मामलों पर सलाह ले सकता है। या फिर इसके अलावा न्यायिक शक्ति की एक अन्य बात मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रपति किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को जो न्यायालय द्वारा सजा पाया गया है, जिसको फांसी की सजा तक मिली गई है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति उसकी सजा के स्वरूप को बदल सकते हैं, या राष्ट्रपति उसकी सजा के वर्षों को कम कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की पावर होती है। अब जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है किस तरीके से पूरी की जाती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहले तो हम यही जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया निभाई जाती है महाभियोग की, तो वो प्रक्रिया होती है उसको उसके पद से हटाने के लिए। यानी राष्ट्रपति को डायरेक्ट आप पद से नहीं हटा सकते हैं, तो एक प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट, जिसको बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग जब राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाता है तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जा सकता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, परंतु उस सदन के 1/3 सदस्य क्या करेंगे? 1/3 सदस्य अगर प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं अगर 1/3 सदस्य प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो राष्ट्रपति पर चुनाव जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, चुनाव के बाद में उनको पद से हटाने के लिए, तो महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसके अंदर निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं। अगर राष्ट्रपति की जो चुनाव महाभियोग की प्रक्रिया है ये किसी कारण से पूरी हो जाती है, तो पूरी होने के लिए राष्ट्रपति के लिए कितने सदस्यों की सहमति चाहिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए या महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसद के कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो लगभग 2/3 सदस्य अगर अपनी सहमति दे देते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सही है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। यानी अगर 2/3 सदस्य सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य यानी 2/3 मेजोरिटी के साथ में अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इसके बाद में ये थी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। आपने शक्तियां देख ली है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति को किस तरीके से चुना जाता है ये देख लिया है। राष्ट्रपति को चुनाव की प्रक्रिया क्या है ये आप जान चुके हैं। राष्ट्रपति जब पद के लिए चुन लिया जाता है तो उसको किस किस तरीके से लाभ दिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वर्तमान में 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए है, और ये
टैक्सेबल नहीं है, यानी 5 लाख रुपए जो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं मंथली सैलरी के रूप में, इस पे टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद राष्ट्रपति अगर रिटायर हो जाते हैं, जब राष्ट्रपति 5 साल के बाद अपने पद पर नहीं रहते हैं, राष्ट्रपति का जो कुल कार्यकाल है वह 5 साल का है, तो राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं रहते 5 साल के बाद में, राष्ट्रपति दोबारा नहीं चुने जाते हैं, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति थे उन व्यक्ति को अपनी सैलरी का, यानी मंथली जो 5 लाख मिल रहे थे, इसका आधा यानी 2.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद एक आधिकारिक भवन दिया जाएगा, आपको एक सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है, और आपको +1 अधिकारी के रूप में रखा जाएगा, यानी संवैधानिक जब भी कोई भी कार्यक्रम होगा तब एक्स राष्ट्रपति को भी बुलाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति अगर अपने पद पर हैं, अगर उनके पद पर रहते हुए अगर वो किसी व्यक्ति को मार दें या उनकी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर जाए दुर्घटनाग्रस्त होकर, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, पुलिस कार्रवाई करी जा सकती है? तो आंसर होगा नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद पर है तो राष्ट्रपति पद पर रहते समय तक अगर वो उनकी काफिले से, उनकी गाड़ी से किसी भी व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाती है, तब उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु अगर राष्ट्रपति पर्सनल इंटेंशन से किसी को मार देते हैं, तब 2 महीने का नोटिस पीरियड के बाद ही राष्ट्रपति के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये था राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां। देखिए, इसके बाद राष्ट्रपति एक चीज और करता है, वो होता है आपातकाल के समय राष्ट्रपति जब संसद अपने अस्तित्व में ना हो, यानी लोकसभा अपने अस्तित्व में ना हो और उस समय कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तब राष्ट्रपति अपनी एक पावर का उपयोग करते हैं और उस पावर के द्वारा भारत में कानून का निर्माण करते हैं। तो कानून का निर्माण करने के लिए जो पावर है आपकी, वह पावर आती है आपकी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत पावर का नाम है अध्यादेश। पावर का नाम क्या है? अध्यादेश। यानी जब भी संसद का कोई एक सदन अपने अस्तित्व में ना हो और कानून बनाने की जरूरत महसूस पड़ जाए, तब उस समय राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि एक कानून की तरह ही होता है। इस अध्यादेश की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वह 6 महीने की होती है। कितने महीने की होती है बच्चों? 6 महीने की। एक अध्यादेश जब पारित किया जाता है तो मैक्सिमम 6 महीने तक वह लागू हो सकता है। इसके बाद में अगर 6 महीने से पहले संसद अपना कार्यवाही, यानी लोकसभा अपनी कार्यवाही स्टार्ट कर देती है, संसद की कार्यवाही स्टार्ट हो जाती है, तो कार्यवाही स्टार्ट होने के बाद में 6 हफ्ते तक, कार्यवाही स्टार्ट होने के बाद में 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह यानी 6 वीक तक क्या होगा, लोकसभा को या राज्यसभा को या संसद से उस जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था, उस अध्यादेश को पारित कराना होता है। अगर 6 सप्ताह यानी 6 वीक से पहले 6 वीक के अंदर अगर वो पारित हो जाता है, तब वह जो अध्यादेश था अब क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। परंतु अगर 6 हफ्ते के बाद तक अगर वो पारित नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो वह क्या होगा? रद्द हो जाएगा अपने आप ही। वह अध्यादेश क्या होगा? अपने आप रद्द हो जाएगा। तो ये थी राष्ट्रपति की अध्यादेश की पावर। अब इसके बाद में राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक, तो अब हम कुछ निश्चित जो अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित ज्यादा है, अब जानेंगे उनके बारे में। अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुख्य अनुच्छेद हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से हो सकता है, राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है, या अन्य जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है। तो देखिए, पहला जो अनुच्छेद है आपका वह अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बताया गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के अंदर बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा। अनुच्छेद 54 में बताया है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से निभाई जाती है, या कौन चुनाव में हिस्सा लेता है, चुनाव कौन कंडक्ट कराता है, वो सारा आप पहले ही जान चुके हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CJI।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 क्या बताता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, किस तरीके से होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में आर्टिकल 72 बताता है क्षमादान, यानी राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय से जो किसी भी तरीके की सजा पाए गए व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को चेंज कर सकते हैं, सजा को बदल सकते हैं। तो ये समाधान की शक्ति है। इसके बाद आता है आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76। इसमें राष्ट्रपति क्या काम करते हैं? भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत के क्या है, जो महान्यायवादी हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हैं, क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की अगर बात आ जाए तो कौन है? भारत के महान्यायवादी। ये भारत सरकार के वकील भी कहे जाते हैं। भारत सरकार के वकील किसको बोला जाए? भारत के महान्यायवादी को। ये अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। इसके बाद में आती है वीटो पावर, आर्टिकल 111 यानी आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर। तो राष्ट्रपति के पास में हमारे संविधान में 3 तरीके की वीटो पावर दी गई है। पहली आत्यांतिक वीटो, दूसरी निलंबनकारी वीटो और तीसरी पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति के पास में 3 तरीके की वीटो है। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 तरीके से वीटो कर सकते हैं: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। आत्यांतिक वीटो का मतलब है राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार वापस कर सकते हैं। निलंबनकारी वीटो का मतलब है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उस विधेयक को अपनी अनुमति के लिए रोक सकते हैं। और पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब के अंदर रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और इस पर कोई भी अपनी सहमति नहीं देंगे। इन दोनों वीटो पर जो है राष्ट्रपति संसद के जो विधेयक होते हैं उस पर कार्य कर सकते हैं, परंतु पॉकेट वीटो का जो अधिकार है वह सिर्फ और सिर्फ राज्य के विधानसभाओं के विधेयकों से संबंधित है, ना कि संसद के किसी भी विधेयक से संबंधित है। यानी राज्य के राज्यपाल किसी भी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर पॉकेट वीटो लगाकर उस विधेयक को अपने पास रख लेंगे और अनिश्चित काल के लिए, जिससे क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में अंतिम जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 148 यानी 148। इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति CAG, भारत के CAG की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। भारत के जो लेखांकन जो होते हैं, अकाउंटेंट जो होते हैं भारत के, उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और अनुच्छेदों में कही गई बातें। अंतिम रूप से वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति राज्य के मुखिया हैं, तो सरकार के मुखिया कौन है? आपके भारत के प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति की तुलना अगर हम भारत के प्रधानमंत्री से करें तो एक तरह से देखने में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा हमें लगती है, परंतु राष्ट्रपति जो है राज्य के सिर्फ कार्यकारी क्या है? कार्यकारी प्रधान है। वास्तविक प्रधान कौन है? राष्ट्र का वास्तविक प्रधान जो है वो कौन है? हमारा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सिर्फ कार्यकारी प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। वास्तविक प्रधान यानी वास्तविक शक्तियां जो हमारे देश में, हमारे संविधान में दी गई है, वह प्रधानमंत्री को दी गई है। प्रधानमंत्री जो कि सरकार के मुखिया होते हैं और कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, यानी तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की कार्यशैली अलग है और दोनों के बारे में संविधान में अलग अलग से चर्चा की गई है। तो ये था आपका भारत का राष्ट्रपति। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरी वीडियो पर कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आपके लिए किस तरीके से लाभदायक सिद्ध हुई है। धन्यवाद।